नहीं है। जम्मू एक कॉलोनी के रूप में ही कश्मीर की काम कर रहा है। ये जो लोग यहाँ पे बोलते हैं हम 50+ का हम आंकड़ा लेके चल रहे हैं और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा और डोगरा होगा और फलाना होगा और ढिमकाना होगा, ये कौन सी राजनीति यहाँ कर रहे हैं। कांग्रेस तो एक डिक्लेयर्ड एंटी हिंदू एंटी नेशन पार्टी है। कांग्रेस तो एक डिक्लेयर्ड एंटी हिंदू एंटी नेशन पार्टी है। देखिए 370-35A का एक जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था हटने का, वो ये होना चाहिए था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू में होनी चाहिए थी। हालात किस तरह से खराब हैं, पहली चीज़ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको जो डिलिमिटेशन करवाना है 2011 के फर्ज सेंसस पे कराना है। संभव इसलिए नहीं है कि दिल्ली ने ये मन बना रखा है कि सत्ता तो कश्मीर को देनी है। जो ये कर रहे हैं वो हमारी समझ के परे है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से ही ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली जो आज तक कभी हुई नहीं। हालांकि 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो वो फैसला बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने उसे जो था उस फैसले को स्वागत नहीं भी किया। एकजुट जम्मू की अगर बात करें तो आज हम यहाँ पर हैं। एकजुट जम्मू जनरल सेक्रेटरी अगर बात करें अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये एक ऐसी पार्टी है, 5 अगस्त 2019 के फैसले को इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत करी, लोगों तक गए, उनको समझाया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों जरूरी था इसको हटाना। लेकिन अब ठीक 2 साल हो चुके हैं और अब 15 अगस्त भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी सर पर हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मिलेगा, उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस होंगी। तो क्या पूरी रणनीति है, किस तरीके से देखते हैं अभी जो विषय चल रहे हैं, सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। अश्विनी जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि आप एकमात्र एक ऐसी पार्टी थे जब 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था 370 और 35A को जो हटाया गया था अपने अगर राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर की। 2 साल बीत चुके हैं, लगता है कुछ बदलाव जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी उतर पाए हैं केंद्र सरकार की बात करें, या फिर कुछ आज भी कमियां रह गई हैं? देखिए ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जब आर्टिकल 370-35 को एब्रोगेट किया गया तो बावजूद इसके कि हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे केंद्र सरकार के साथ, हमने इस चीज़ का स्वागत किया था, क्योंकि ये स्वागत योग्य कदम ही था। लेकिन उसके बाद 2 साल तक जो हमने देखा है जम्मू कश्मीर में और स्पेशली जम्मू में, वो किसी की भी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है। ऐसा कोई कदम नहीं हुआ जिससे जम्मू को जो एक, अगर मैं ये कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी कश्मीर की हेजेमनी से, वो अभी तक भी नहीं है। जम्मू एक कॉलोनी के रूप में ही कश्मीर की काम कर रहा है। देखिए 370-35A का एक जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था हटने का, वो ये होना चाहिए था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू में होनी चाहिए थी। जो सत्ता का केंद्र है वो कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट होना चाहिए था। ऐसा कोई हमें कोई संकेत दिखा नहीं कि जिससे जो सत्ता का केंद्र है कश्मीर से जम्मू में आए। हमने पिछले 2 साल में केंद्र सरकार के जो प्रयास देखे हैं, आप अगर उनको अगर आप इनको डोमिसाइल में देखें तो वहाँ कोई ऐसा उन्होंने कोई प्रावधान ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि यहाँ कोई ज़मीन ले ही नहीं सकता। वो एक आई वॉश रहा। अभी परसों ही पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें यह कहा गया कि केवल 2 लोगों को अभी तक यहाँ पे ज़मीन मिली है। सो यू कैन वेल गैस कि मतलब हालात किस तरह से ख़राब हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केंद्र सरकार को कि हमें ये समझ में नहीं, आज तक समझ में आया नहीं। हमने इतने बार इसमें हमारे प्रधान श्री अंकुर शर्मा जी ने भी इंटरव्यू आपसे भी किए, कई लोगों से किए, कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको जो डिलिमिटेशन करवाना है 2011 के फर्ज सेंसस पे कराना है। कई लोगों ने आर्टिकल लिखे, कई जो एनालिसिस हैं, सारे जो फिगर्स हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन ये लोग आमादा हैं 2011 पे सेंसस पे डिलिमिटेशन कराने के लिए, जबकि 2021 का सेंसस जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, अब समझ में ये आता है कि जो केंद्र और कश्मीर के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 1947 के बाद का, हमें उम्मीद थी कि ये राष्ट्रवादी सरकार आएगी तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करेगी, कोई नए बिल्कुल मापदंड तय होंगे और उस नए मापदंडों में जम्मू की एक बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी, जम्मू का एक योगदान रहेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। समझ में तो यही आ रहा है कि केंद्र सरकार अभी भी जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक हेजेमनिक स्टेट के रूप में ही रखना चाहती है, कश्मीर के हेजेमनिक लीडर्स के थ्रू ही चलाना चाहती है, और इसमें जम्मू को एक साइज आउट किया गया हुआ है, एक होस्टेज की तरह रखा गया हुआ है। जम्मू की कोई बात नहीं है। जम्मू को तो वो ये मानते हैं कि ये वोट तो अपनी जेब में है,
अब फतेह हमने कश्मीर को करना है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा। इसलिए 2 साल में इन्होंने जो 370-35 ए को इन्होंने हटा के जो गेंस इन्होंने किए थे उसके कई गुना इन्होंने रिवर्सल्स अब तक कर दिए। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, हालांकि अभी 2 अटैक पहले भी रहे हैं, लेकिन अभी 2 हाल ही में जो रिसेंटली अटैक हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पे ही रहे हैं। पहले सरपंच है जो लाल चौक में, जिनके घर पर घुसकर नकाबपोशों ने गोलियां चलाई और वो बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाया गया, वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। कल ही एक हादसा आया है जिसमें बड़ा दुखद है कि 2 साल की नन्हा बच्चा जो है वीर सिंह जिसका नाम है, वो भी उस ब्लास्ट का शिकार हुआ और उसने भी अपनी जान जो थी वो गंवा दी। ये इसे भी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चल रही है लेकिन दूसरी तरफ जो वादे किए गए थे कि लोगों से, आवाम से, कश्मीर की खासकर, क्या सरकार उन वादों को क्या वो भरोसा जीतने में कामयाब रही है? क्योंकि मिलिटेंसी तो कहा गया कि कम हुई है, लेकिन अगर कम हुई हैं तो फिर जो जाने जा रही हैं वो पार्टी तो बाद में है, लेकिन इंसान की जान जो है उसकी कीमत शायद ही कोई आंकलन जो है उसका कर पाए। देखिए, अगर कोई भी पार्टी ये समझती है ना कि लाशों के ढेर पे हम हमदर्दी बटोर के और वोट बटोर लेंगे तो वो बहुत बड़े मुगालते में है। वो दौर अब रहे नहीं कि आप लाशों का ढेर लगाते जाइए, हमदर्दी बटोरते जाइए और ये बोलते जाइए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। माँ, तेरा वैभव भी अमर रहेगा, हम दिन 4 नहीं, हम 100 साल रहेंगे। हम यहाँ मरने के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में केवल वहाँ पे सरपंचों की हत्या नहीं हुई, वहाँ पे कृष्णा ढाबा के जो ऑनर है उस बच्चे की हत्या हुई, सतपाल निश्चल ज्वेलर वाले की हत्या हुई। क्यों? क्योंकि उसने डोमिसाइल ले लिया। अच्छा, अब ये जो राजौरी में ये जो कुछ हो रहा है, इसकी सुगबुगाहट तो आपको उसी दिन समझ जानी चाहिए थी जब जम्मू में भटिंडी सुंजवा से कितने मिलिटेंट टेररिस्ट पकड़े गए। गाड़ियों में उनको पकड़ के कहीं सेंट्रो कार में घूम रहे हैं, पुलिस ने उनको दबोचा और ये जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं, ये सारी एक इंडिकेशन है कि जम्मू में ही कुछ बड़ा होने वाला है। कश्मीर में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर का नैरेटिव अपना एक सेट है, उसका एक एंटी इंडिया नैरेटिव है, एंटी हिंदू नैरेटिव है, जिहाद का नैरेटिव है। अब उनको कैप्चर करना है जम्मू। तो जम्मू में जब उन्होंने पिछले 3, 4, 5 साल से ये देख रहे हैं कि ये सरकार जब इनके अपने लोग मारे जाते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करती, तो सबको समझ में आता है। मुझे ये कहते हुए कोई मुझे संकोच नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती। उनके लोग केवल कश्मीर में या जम्मू में नहीं मारे जा रहे, उनके लोग केरल में भी मारे गए, उनके लोगों का बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है वो आज भी चल रहा है। लेकिन ये एक वाहिद पार्टी है जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती। आप मुझे ये चीज़ बताइए, जब जो जिहादी हैं दे डू नॉट प्ले बाय द रूल्स, देन व्हाई डू यू प्ले बाय द रूल्स? आप रूल बुक्स के साथ क्यों चलते हैं? आप भी फिर उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए ना, चुन के पॉइंट आउट करके उनको मारिए। क्यों नहीं मारते? आपको एक संदेश भेजना है। आपने अगर यहाँ पे जिहाद का पूरा निज़ाम तोड़ना है तो आप उसको एक रूल्स के साथ नहीं चल सकते कि देखिए वो अगर एक गोली चलाएंगे फिर हम एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करेंगे, फिर हम उनको एक दिन ढूंढ के मारेंगे। नहीं, आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको पता है ये फलां शख्स, ये फलां तंजीम कुछ कर सकती है, आपको उस पर एक्टिव होकर रोल करना है। तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि कश्मीर की बात चल रही है तो अभी हाल ही में 2 विषय ऐसे हैं जिन पे चर्चा करना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा। पहला इशू है जैसे ही एक जब CID या वेरिफिकेशंस जो कही गई हैं या पत्थरबाजी जो होती थी, अब उन लोगों को पासपोर्ट या वीज़ा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं ले सकते हैं। एक फैसला लिया, इसमें उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट किया और कहा कि हम इसका स्वागत नहीं करते हैं। जो हमारी कौम है, जहाँ लोग जो हैं युवा जो है उसको भड़काने का प्रयास है। अगर कोई चाहता है, कोई गलत रास्ते में गया था वापस आता है तो आप उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से कहा। दूसरा, DGP दिलबाग सिंह जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि 56 to 57 ऐसे यूथ थे जो पिछले 1 से 2 साल में पाकिस्तान गए, पाकिस्तान वीज़ा पर स्टडीज़ के लिए। जब वो वहाँ गए, वहाँ से अभी 17 वही हैं, बाकी जितने भी वापस आए सारे के सारे मिलिटेंट बन के वापस आए। और बाकी अभी हमारी टारगेट लिस्ट पे हैं, जो जिस तरीके से हमारे पूरी निगरानी में बनाई हुई है हमने। और उन्होंने अपील भी करी कि युवा जो है वो गलत रास्ते पे ना जाए। लेकिन सरकार का इनिशिएटिव कितना हो जाता है इस सब में, क्योंकि एक साइड आप वीज़ा लगा रहे हैं जहाँ तो अगर आपको पता है कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, अगर DGP दिलबाग सिंह इतनी बड़ी बयान बोल रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के पास इनपुट्स तो होंगे, फिर वीज़ा कैसे लगता है, फिर वहाँ पर कैसे जाते हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं यानी कि किसी न किसी की देख रेख में तो हो ही रही है। देखिए, DGP दिलबाग सिंह जी के पास जो इन्फॉर्मेशन है, द इन्फॉर्मेशन विच ही इज़ प्रिवी टू, आई एम नॉट। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक रिकॉर्ड है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसी बेसिस पे कह रहे हैं, सो ही इज़ प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है।
मैंने इसलिए जैसे आपको पहले कहा कि इन चीज़ों पे सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए ना। आप जब किसी को पाकिस्तान का वीज़ा दे रहे हैं तो मैं ये मान नहीं सकता कि हिंदुस्तान में से किसी को अगर पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है तो सरकार को पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा और वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। रही बात उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, आप सज्जाद लोन की बात ले लें, अल्ताफ़ बुखारी की बात लें, ये सारे डिक्लेयर्ड सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या पॉलिसी है, प्री 1953 ऑटोनॉमी, यही उनकी आइडियोलॉजी है। महबूबा मुफ्ती की क्या आइडियोलॉजी है, सेल्फ रूल, सॉवरेनिटी, मतलब एक संप्रभुत्व जो राष्ट्र है उसके अंदर उनको संप्रभुत्वता चाहिए, सॉवरेनिटी विद इन अ सॉवरेनिटी, पोरस बॉर्डर, कॉमन करेंसी। और सज्जाद लोन, अच्छा मैं ये सारे नाम इसलिए भी ले रहा हूँ जानबूझ के कि ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रवादी पार्टी से कहीं ना कहीं सब जुड़े रहे हैं पास्ट में। सज्जाद लोन की पोजीशन है अचीवेबल नेशनहुड, नेशनहुड चाहिए आपको यहाँ पे। आप हिंदुस्तान को, भारत को आप चैलेंज दे रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों को तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या मजबूरी थी कि गवर्नमेंट ने दुल्लत डॉक्ट्रिन को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को वापस लाया, इन लोगों के साथ सांठ-गांठ कराई, इन लोगों को बाहर निकाला, फिर इनको चाय के प्याले पिलाए दिल्ली में आके। राष्ट्रवादी जम्मू के लोग, यहाँ से किसी को न्योता नहीं आया, जिस एक दो को न्योता आया उनको बोलने का मौका नहीं मिला। 9 लोग केवल उस ऑल पार्टी मीटिंग में बोले थे, 9 में से 7 लोग कश्मीरी थे। और वो कौन कश्मीरी लीडर हैं जो 2%, 7%, 12%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ 70, 75, 80% चुनाव पे लीडर बनते हैं। यहाँ के लीडर से रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू एंड कश्मीर के कि वहाँ के लीडर हैं। सो मेरा ये कहना है कि मैं तो उसको इंडाइट करूंगा ना जो मेरा अपना है, जिसको मैं अपना समझता हूं। मैं समझता हूं ये केंद्र सरकार मेरे भारत की सरकार है, जब वो उनके साथ हाथ मिला के खड़ी है तो मैं उनको क्यों दोष दूं जो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सेपरेटिस्ट हैं। सो सवाल तो जो है वो सवाल तो सारे दिल्ली पे और केंद्र सरकार पे उठने चाहिए कि भैया, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 370-35A का जो एकमात्र जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था, सिंपल ये कि जम्मू को आपको सत्ता देनी चाहिए थी। अब बात इस हद तक आ चुकी है शुभम जी कि अब हमें इनके साथ रहना ही नहीं है, जम्मू को सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। और जब मैं जम्मू की बात कर रहा हूं तो ये भी मैं बिल्कुल एक अंडरलाइन कर दूं, जब जम्मू की बात होती है तो हम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। हम राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, कटरा, सबकी बात कर रहे हैं। किसी का नाम छूट भी जाए तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन हम सब 10 के 10 जिलों की बात है। यहां से कोई चीफ मिनिस्टर बने, यहां की सरकार बने। एक चीज मैं और आपको हाईलाइट कर दूं, आने वाले समय में इलेक्शन आ रहे हैं। जो गुपकार गैंग है जिसको PAGD के नाम से जाना जाता है, इनका गठबंधन 6-8 पार्टियों का गठबंधन है। अगर हम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली जो अगली जो सरकार बनेगी उसका कैबिनेट की जो संख्या होगी वो 9 लोगों की होगी, चीफ मिनिस्टर को मिला के। अब ये आप तो मान के चलते हैं कि बीजेपी को कश्मीर में कुछ मिलने वाला नहीं है, वो जोड़ तोड़ करके एक आधी निकाल लेंगे सीट सिर्फ जस्ट टू शो टू द पब्लिक की देखिए हमने वहाँ पे इनरोड्स बना लिए, वो ठीक है, वो उनको मुबारक हो। अदरवाइज वहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है PAGD की। उसके अलावा जम्मू के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कश्मीर बेस्ड पार्टीज को वोट मिलता है। तो हम ये मान के चलें कि हमारी 40 सीटें हैं, उनकी 49 सीटें हैं, वो 49 से 49 वहाँ ले लेंगे, 48 ले लेंगे मान लीजिए, 10-12 यहाँ से भी लेंगे, 60 सीटें हो गई 90 की असेंबली में। जब वो अपने कैबिनेट का गठन करेंगे तो जब PAGD में वही 7-8 पार्टीज हैं तो हर एक पार्टी का एक मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर उनका होगा। जम्मू को क्या मिलेगा? ये जो लोग यहाँ पे बोलते हैं हम 50+ का हम आंकड़ा लेके चल रहे हैं और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा और डोगरा होगा और फलाना होगा और ढिमकाना होगा, ये कौन सी राजनीति यहाँ कर रहे हैं? प्रैक्टिकली संभव नहीं, संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि दिल्ली ने यह मन बना रखा है कि सत्ता तो कश्मीर को देनी है। जम्मू का क्या है? जम्मू वोट की देगा किसको? जम्मू के पास ऑप्शन क्या है? और हैविंग सेड दैट, अगर मैं बीजेपी को इंडाइट कर रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि हमारी कोई सहानुभूति किसी और पार्टी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस तो एक डिक्लेयर्ड एंटी हिंदू, एंटी नेशन पार्टी है, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी पार्टी का जो अपने आप को तमगा लेके चलते हैं, जो ये कर रहे हैं वो हमारी समझ के परे है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हाल ही में राहुल गांधी जी का दौरा रहा, जम्मू कश्मीर की बात करें, आए वो जम्मू लैंड, उन्होंने जम्मू के बट यहाँ सीधा वो कश्मीर की तरफ वहाँ पे जाके वो बयानबाजी देते, वहाँ बोलते हैं मेरे अंदर आज भी कश्मीरियत है थोड़ी सी, उनका बयान वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है।
कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर वो जम्मू में आए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो वो कश्मीर में अगर लोगों को संबोधित कर सकते हैं तो जम्मू में आके जम्मू के अवाम को क्यों नहीं संबोधित कर सकते। गुलाम नबी आज़ाद साहब जी की बात करें, वो भी कश्मीर में मैक्सिमम लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ बातचीत करें, यहाँ 2 दिन आए अपने लोगों से मिले वापस चले गए। तो इस सबको भी कैसे देखते हैं, क्योंकि बात की जाए अगर तो कांग्रेस इन दिनों हाईलाइट जो मुद्दे कर रही है वो कर रही है बेरोजगारी, महंगाई, और हालांकि अभी पीछे से प्रेशर आया होगा, इस वजह से वो बाहर निकले हैं, लेकिन पहले 1-2 साल में वो भी नहीं निकले बाहर। एक और सेंटर की एक पॉलिसी जो उन्होंने आज राज्यसभा में जो उत्तर दिया, जिसमें पूछा गया सवाल कि जो ऑक्सीजन से जो मौतें हुई उसका आंकड़ा उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई भी मृत्यु जो थी वो नहीं हुई। हालांकि दृश्य सबके सामने थे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम यहाँ पे मीडिया, हम 24 घंटे ऑनलाइन फील्ड में होते हैं, हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन सबको आप कैसे देखते हैं? जम्मू से ऑलरेडी सब लोग जानते हैं किस तरीके का भेदभाव जो है वो किया गया है। हालांकि कहा तो गया था कि सौतेली माँ का जो व्यवहार किया गया था अब खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ बैठे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें रविंद्र रैना जी, वो तो कहते हैं कि अब खत्म हो गया है सब कुछ, चीफ मिनिस्टर तो हमारा बनेगा। होगा कैसे? बात तो यही है। और जम्मू जो दौरा रहा राहुल गांधी जी का, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट में जो बातें होती हैं मेरे को तो हास्यास्पद लगती हैं। मैं उन पर ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, पार्लियामेंट आजकल वैसे भी जो हो रहा है तो वो तो हमारे मतलब जो इलेक्टेड हैं और जो नॉमिनेटेड हैं वो जो लोग कर रहे हैं तो वो उसको छोड़ ही दीजिए। पार्लियामेंट में सरकार क्या कहती है वो कागजों में रहने दीजिए। पार्लियामेंट में सरकार तो ये भी कहती है कि पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि 95% हिस्सा तो जम्मू का है, तो वो कश्मीर कहाँ से है? नैरेटिव है। पार्लियामेंट में तो आज तक किसी सरकार ने ये जिस पीओके को वापस लेने की बात करते हैं राष्ट्रवादी सरकारें और पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसमें आज तक किसी नेता ने जम्मू के किसी एमपी हो जाए, कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाए, कोई गृह मंत्री हो जाए, उसने आज तक ये चीज़ तो कही नहीं कि भैया वो जो पाक ऑक्यूपाइड सो एंड कॉल्ड कश्मीर नहीं है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर है, वो आपके पास आया कैसे? किसी ने ये तो नहीं बताया कि जनरल जोरावर सिंह कौन थे, वो कैसे गए गिलगित बाल्टिस्तान में, कैसे फतेह की उन्होंने, वो तिब्बत में कैसे चढ़ाई करी थी, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, उन्होंने स्टेट कैसे बनाई, ठीक है। महाराजा हरि सिंह क्या थे, उनकी कोई बात नहीं करता कि कैसे उन्होंने एक्सीड किया इंडिया को, जबकि सारी चीज़ें ब्रिटिश उनके खिलाफ थे, पाकिस्तान उनके खिलाफ था, हर किसी का इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर में, फिर भी वो एक्सीड करा गए, ठीक है। उसकी कोई बात नहीं करता। तो जो पार्लियामेंट में बात करते हैं उन पर हम यकीन करें क्या? दूसरी बात करी आपने राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी देखिए, मैंने सुना है दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, और ऐसे ब्राह्मण हैं कि जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। तो उनके ब्राह्मणवाद पे तो मैं वैसे भी टिप्पणी करने के लायक ही नहीं हूँ, वो इतने बड़े नेता हैं। और जम्मू में वो आए, कश्मीर में जाके संबोधित करते हैं। मैंने आपको पिछले जवाब में यही कहा कि कांग्रेस तो एक डिक्लेयर्ड, उनकी आइडियोलॉजी एंटी हिंदू है ना, एंटी नेशन आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी है क्रिएटिंग मोर पाकिस्तान विद इन इंडिया, ठीक है। तो वो तो जो पाकिस्तान आईएसआई का और अब तो चीन का भी काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, तो उनके लिए जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि क्या जम्मू और जम्मू के लोग इस साजिश को समझ पा रहे हैं? जिस ताने बाने को ये जो जलेबियां हमारे लिए बना रहे हैं और उसमें राष्ट्रवाद की जो रबड़ी ऊपर डाल के हमें खिलाते हैं, तो क्या हमें वो खानी चाहिए? उसमें जो नशा मिला हुआ है वो नशा हमें सुला देगा। इसीलिए जम्मू आज तक सोया हुआ है। तो जम्मू को जागना पड़ेगा, तो थोड़ा नीम के कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, नीम के कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये सारे नैरेटिव में जो जम्मू है वो जम्मू को सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू है, क्योंकि आपके नॉर्दर्न फ्रंटियर्स की जो रक्षा करनी है वो अल्टीमेटली जम्मू ने करनी है, ठीक है। आपका कश्मीर तो कैप्चर्ड हो गया, यहाँ पे डेमोग्राफी जम्मू में चेंज हो चुकी है। अब जम्मू में इसलिए डेमोग्राफी पे उन्होंने असॉल्ट किया, इसलिए उन्होंने अलग अलग फॉरेस्ट कैप्चर किए, रिवर बेड कैप्चर किए, और डायरेक्ट लड़ाई नहीं लगी, क्योंकि ये तो एक मार्शल कौम है। आप इनके साथ डायरेक्ट लड़ाई में आ जाते तो ये आपको हाथों हाथ मार देते जम्मू वाले, क्योंकि बहादुर है। पूरा आपके पास इतिहास पड़ा हुआ है। जम्मू डोगरा केवल एक ऐसी एथनिसिटी है जिसकी इंडियन आर्मी में कम से कम 4 रेजिमेंट में जिनकी प्रेजेंस है, इतनी किसी की नहीं है। सो आपसे ये डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, आपसे वो लड़ाई लड़ेंगे जो आपको समझ नहीं आती। तो जम्मू को ये समझना कि आप बेसिकली आप ट्रैप्ड हो चुके हो, लेकिन अभी भी टाइम है। अलग जम्मू राज्य की मांग एक बहुत बहुत ज़रूरी मांग है। इस मांग को सपोर्ट करिए और ऐसी पार्टियों को वोट करिए, एकजुट जम्मू जैसी ऐसी पार्टियों को आने वाले इलेक्शन में वोट करिए जो ये बात बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के ये बात करती हैं कि जम्मू को अलग राज्य चाहिए। हमें ना कश्मीर से कोई लेना देना है, हमें ना दिल्ली से कोई लेना देना है। हमारा जो फैसला होगा वो जम्मू से होगा। कल को कोई सरकार बने,
कोई एमएलए आए उसको कश्मीर में पूछने ना जाना पड़े कि असेंबली में क्या बोलूं, उसको दिल्ली में ना जाना पड़े, उसको नागपुर में ना जाना पड़े, वो जम्मू से ही उसका ये फैसला हो जाए कि हमें बात रखनी क्या है। सो ये जो सारी लाग लपेट जो राहुल गांधी की है या पार्लियामेंट की है, ये सब दिखावा है। ये रेस्ट ऑफ द कंट्री को जो नैरेटिव इन्होंने बिल्ड करना होता है उसके लिए ये सारी चीज़। आखिर में लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्च या जून में प्लान है कि इलेक्शंस हो सकती हैं, अगर हमारी स्टेट की बात करें तो, यूटी की बात करें तो एक ऐसा विषय है जिस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा आपकी भी, क्योंकि अगर आप सत्ता में आते हैं, जहाँ आपकी सीट्स ज़्यादा आती हैं, आप भी हिस्सा रहेंगे असेंबली का, तो क्या जो लोग डेली वेजर्स हैं, काफ़ी सालों से वो जदोजहद कर रहे हैं, पता नहीं है वो उनका होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद कैजुअल लेबर वर्कर हैं, होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, फिर अभी डेंटल सर्जन साहब ने देखा डिग्रीज लेकर भी जो सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 महीने तक वो बैठे रहे, हालांकि आपके जो चीफ हैं प्रेसिडेंट हैं वो भी उनसे मिले कितनी बार। इन सबका कुछ प्लान होगा, रोड मैप होगा, इनका कुछ किया जाएगा अगर आप सत्ता में आते हैं? उन लोगों के लिए क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, लेकिन हर किसी ने उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई विकल्प हमारे पास भी हो जिस पे हम भरोसा कर सके और विश्वास दिलाएंगे। और अगर आप सत्ता में आते हैं, और आपका भी रोड मैप क्या रहेगा, इलेक्शंस अगर स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल बजता है इलेक्शंस का जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, तो आप किस तरीके से लोगों के अंदर जाएंगे और किस तरीके से विश्वास जो है दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए शोभन जी, हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब अपने यूथ की और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, उसमें हमारा जो बेसिस मैं आपको जेनेसिस बता रहा हूँ, जो हमारा क्या रहेगा, हमारा जेनेसिस या बेसिस उस पॉलिसी का जो भी रहेगी पॉलिसी, उसका ये रहेगा कि जम्मू का जो यूथ है वो जम्मू को छोड़ के ना जाए। आज जम्मू जो है, खासकर आप देखें, अगर गांधीनगर, त्रिपुरा नगर, छन्नी हिम्मत के इलाके देखें, ये एक ओल्ड एज होम बन चुका है। सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, मैं खुद बाहर काम करके आया हूँ। जम्मू के प्यार ने, जम्मू के प्रेम ने मुझे यहाँ खींचा। हम जो अंकुर जी की अध्यक्षता में जो आजकल जो हम मुहिम चला रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम अपनी धरती से जुड़े रहें, अपनी कल्चर से जुड़े रहें, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहें। डेली वेजर्स की बात अंकुर जी ने बहुत बार अलग अलग फोरम पे उठाई है। डेंटल की जैसे आपने बात करा, उनसे मिले भी हैं। डेली वेजर्स के कई हमें डेलीगेशन अंकुर जी को शाम को कई बार मिलने हुए आए होते हैं। उनको ये आश्वासन हमने दिया हुआ है कि देखिए, जो जम्मू कश्मीर में यूजुअली जो नौकरियां हैं वो 4.5-5 लाख के करीब नौकरियां, उसमें 80% जो भागीदारी है वो कश्मीर डिवीजन की, जम्मू डिवीजन की तो है नहीं। हमने तो पहले इसको दूर करना है, और हमें इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्योंकि हमारा नाम एकजुट जम्मू है, हमारा और कोई नाम नहीं है, तो हमने जो जम्मू के जो यूथ हैं उनको प्राइमरीली जॉब्स देनी है, जिस भी स्किल से वो बिलोंग करते हैं, जैसे भी करके जम्मू में, जो मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू की डिवीजन में, जम्मू प्रोविंस में 10 के 10 जिलों में जो प्राइमरीली जॉब करेगा वो जम्मू का ही होगा, जम्मू का डोमिसाइल होगा, या जम्मू का स्टेट सब्जेक्ट, अर्स्टवाइल स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होगा, जम्मू का रहने वाला ही होगा। उसमें बाहर के किसी के भी होने की कोई सवाल ही, गुंजाइश ही नहीं है। तो वो तो हम करेंगे। उसका मैंने आपको बेसिस बता दिया। बेसिस क्या है कि जम्मू के लोगों को जम्मू में ही रोकना है, आप बाहर मत जाइए। इसके अलावा जम्मू डिवीजन की जितनी भाषाएं हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, जो भी हैं, सब उसका एक अलग कल्चर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एथनिसिटी सबका, और उनके खान पान का एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा। एक बिल्कुल डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा जो भाषा पे, कल्चर पे, क्योंकि हमारा कल्चर, भाषा को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि जम्मू में जो अर्स्टवाइल डोगरा एम्पायर की जो निशानियां हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनके रख रखाव का, ठीक है। जैसे मुबारक मंडी की हालत देख लो। मुबारक मंडी में जो चल रहा है आज के डेट में भी, वो हमारी समझ के बाहर है। आप अगर उसको बचा नहीं सकते, तो आप एक काम करिए ना, आप खुद ही वहां भी पीला पंजा चला दीजिए आप, क्योंकि आप तो हर साल ये वेट करते हैं कि एक बरसात हो, एक हिस्सा और गिर जाए, एक बरसात हो, एक हिस्सा और गिर जाए। यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो कश्मीर में कहाँ किस गर्त में पड़े हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं। यहाँ पे एक डोगरा जम्मू के कल्चर के एक म्यूजियम की ज़रूरत है, एम्फी थिएटर की ज़रूरत है, जहाँ आप एंटर करें और आपको 10 के 10 जिलों का पता चले कि आप किस भाषा से, किस कल्चर से जुड़े हैं और किन किन वीरों से आप जुड़े हैं। आप टूरिज्म को देखिए। मैंने एक क्लब हाउस के एक चैट में भी ये चीज़ रखी थी कि क्या टूरिज्म में, क्या हम कोई पीपीपी मॉडल नहीं ला सकते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, क्या हम वो नहीं ला सकते? क्या हम बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के लिए हम टोल तो बना सकते हैं यहाँ पे? क्या हम टूरिज्म में नहीं कर सकते? आप ये देखिए, आप डुड्डू बसंतगढ़ एरिया में आप एक छोटा सा कोई
आप एक एरिया चुन लीजिए और आप किसी अच्छी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं उनको बोलिए आप यहाँ आइए, आप यहाँ कुछ बनाइए, और साथ में आप जो लोकल लोग हैं उनके घरों को भी आप रेनोवेट करिए, उनके साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग का आप मॉडल बनाइए, ठीक है। 25-30 साल के लिए उनको आप वो चीज़ें लेट आउट करिए। इससे क्या होगा, उनकी अपलिफ्टमेंट भी होगी, एरिया की अपलिफ्टमेंट होगी। और अब आप जब गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो गवर्नमेंट को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है ना। आप जब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में गवर्नमेंट भी रहेगी, वो इन्वेस्टर भी रहेगा, और जो बंदा अपना घर ज़मीन दे रहा है वो भी रहेगा, तो आपकी सड़कें भी बनेंगी, आपके वहाँ पे होटल भी बनेंगे, आपके होम स्टेज भी बनेंगे। करने को बहुत कुछ है, लेकिन उसको करने के लिए जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आज बार बार अपने पीठ थपथपाती है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कश्मीर में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अरे क्या नहीं हो रहा भाई, कल जो बच्चा बेचारा वहाँ मारा गया, उस बच्चे का क्या कसूर था। राजौरी में अगर फिर से अगर उस राजौरी पुंछ इलाके में टेररिज्म फिर से अपने पांव पसार रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसकी जिम्मेवारी किसके साथ रहेगी, ठीक है। आप इन्होंने कल ही केंद्र में होम सेक्रेटरी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। भैया आप उन होम सेक्रेटरी से पिछले 2 साल का हिसाब तो मांगिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इलाका जो रहता है किसी भी होम सेक्रेटरी के लिए या होम मिनिस्टर के लिए वो तो जम्मू एंड कश्मीर रहता है। तो आप उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देखिए, किस लिए आपने एक्सटेंशन दी है, क्योंकि राजौरी में और पुंछ में टेररिज्म वापस आ गया। तो ये इन सबको बड़े सवालों के दायरे में खड़ा करता है। और बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, इस सब का जो इसका सबका रामबाण एक ही है कि जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा अब मिलना चाहिए। अब जम्मू की बात हमेशा जम्मू ही करेगा। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है, क्योंकि मैं आखिर में एक छोटी सी चीज़ ही पूछूंगा आपको, मैं भी चाहूँगा आप संक्षेप में इसका उत्तर भी दे दें। आप पहले नहीं हैं जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात कर रहे हैं, उनके जो चीफ हैं चौधरी लाल सिंह, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो स्टेटहुड मिलनी चाहिए, अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीर की जब बात आती है, वहाँ के जो नेता हैं वो बाइफेगरेटेड होकर बात नहीं करते, वो एक मंच पर आते हैं, बैलून की तरह उठते नहीं है अलग अलग जगह, वो एक मंच पर बैठ कर इकट्ठा एक मुट्ठी होकर उनती, और फिर उसके बाद चाहे कुछ भी मतभेद उनमें रहे। ऐसा जम्मू के अंदर क्यों नहीं हो सकता? अगर अलग अलग मंचों से आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पर एक अलायंस के अंदर आकर इसकी आवाज़ उठाई जाए, ताकि सेंटर को भी लगे इंसान इकट्ठा हुआ है, ताकि आपके वोट शेयरिंग जो है वो ना बढ़ जाए। और अगर जम्मू खित्ते की बात कर रहे हैं, बात तो आप दोनों एक ही कर रहे हैं, और भी पार्टीज हैं जो कह रही हैं कि हमें जो है वो मिलना चाहिए, शेड्यूल मिलनी चाहिए, तो फिर ये चीज़ और ऑप्शन कैसे है, ये होगा कैसे, विकल्प कैसे है? क्योंकि सेंटर में जहाँ तो सरकार पार्लियामेंट में कोई अध्यादेश है जिससे आप इसको शेड्यूल लग दे दें, वैसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आप तो जम्मू में इलेक्शंस लड़ेंगे, स्टेट में तो लड़ेंगे नहीं, तो फिर ये रास्ता तैयार कैसे होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 24 तारीख को जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग थी दिल्ली में, तो उस दिन हमारे प्रधान अंकुर शर्मा जी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि हम एक किसी भी लाइक माइंडेड ग्रुप के साथ जो जम्मू के भले की बात करता है, हमें बात करने में कोई परहेज नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विचारों की समानता होना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब यूनिटी ऑफ थॉट इज इम्पॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ हेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम 4 लोग या 3 लोग या 10 लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम बैठे हैं सिर्फ नारे मारने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है। हमारे विचार एक है ही नहीं है। हैविंग सेड दैट, हर एक का एक जो आगे बढ़ने का जो अपना तरीका है, अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को बढ़ाने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ कॉमन ज़रूर होंगी। मैं ऑन रिकॉर्ड एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट जम्मू फिर ये बात कह रहा हूँ, और अंकुर जी की बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमें कोई परहेज़ नहीं है अगर हम कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जम्मू के लिए बना सकें, ठीक है, और बना सकें, और उसके बेसिस पे हम बिल्कुल एकजुट को, जगह हमारा नाम ही एकजुट है, तो हमें उस चीज़ से कभी परहेज हो ही नहीं सकता। तो हम एकजुट होके एक बात जम्मू की कर सकें। और मुझे लगता है बाकी चीज़ों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो जम्मू बेस्ड पार्टीज़ हैं, जो जम्मू बेस्ड जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक चीज़ में तो बिल्कुल समानता है कि हमको स्टेटहुड चाहिए, अब हमको अलग राज्य चाहिए। हम अब उस हिसाब से नहीं कर सकेंगे कि कश्मीर से कोई चीफ मिनिस्टर आएगा और हमको पुचकार के जाएगा और फिर ये होगा वो होगा, लाग लपेट हमें नहीं चाहिए। हमारा एकजुट हमें जो सिर्फ डिफ्रेंशिएट होता है बाकी लोगों से, वो यही हमारी यूएसपी है कि हम बिना लाग लपेट के बात करते हैं। हमको मे भी शायद आप शायद कह सकते हैं कि आप भाई अभी ये बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए आप डिप्लोमेसी से बात नहीं करते। मैं तो माता रानी बाबे वाली से, बाबा कालीवीर से यही प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा मंझे हुए बने बिना लाग लपेट के सीधी बात करें। सीधी बात ही है, हमें स्टेटहुड चाहिए, और जम्मू का कोई भी पार्टी रहेगी, कोई भी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, हमें उसके साथ इस बात में मिलके चलने में हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन बात तो यही है आखिर में कि आखिरकार पहल कौन करेगा?
क्योंकि जब भी हम किसी का इंटरव्यू, चाहे हम चौधरी लाल सिंह जी का इंटरव्यू करते हैं, कुछ बोलते हैं हमें साथ कोई बात करेगा, कहते हैं हमारे साथ कोई बात करेगा, लेकिन बात करने के लिए एक फोन कॉल की जरूरत है या फिर एक इन्विटेशन की जरूरत है। वो इन्विटेशन की पहल कौन करेगा? ये तो वही सवाल हो गया कि बचपन में हम कहावत पढ़ते थे कि दो बकरियां एक रास्ते से जा रही हैं तो उनको एक ही पुल से निकलना है तो एक को झुकना पड़ेगा, लेकिन वो झुकेगा कौन? इसकी पहल कौन करेगा आखिरकार? क्योंकि अगर एक मंच पर आना है, जैसे अगर कश्मीरियत की बात करें तो वहां के जो उनके नेता हैं वो खाली एक फोन कॉल करते हैं, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं होती? कम से कम एक पहल तो की जानी चाहिए। वो पहल अगर कोई और नहीं, आपके चीफ जो है, आपके प्रेसिडेंट जो है, वही शुरुआत कर दें कि आप चलिए एक बैठक करते हैं, एक मुलाकात करते हैं, चाहे पार्टी या ब्रेकफास्ट जो होता है कुछ भी आप करें, उस पर चर्चा करें, इस चीज पे हमारी जो एक मांग है कम से कम उसके ऊपर लेकर हम बात कर सकते हैं। बाकी हम इलेक्शन अलग अलग लड़ सकते हैं, लेकिन जो एक मेन चीज है उस पर हम इकट्ठा हो सकते हैं। क्या ये चीज हो सकती है पॉसिबल? क्योंकि मैं तो ये चौधरी लाल सिंह जी से भी सवाल पूछता हूँ और ये चीज आप बैठे हैं तो आपसे भी यही चीज पूछ रहा हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई चीज़ें होती हैं, मतलब वो कैमरे के सामने डिस्कस नहीं की जा सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैं जम्मू के जो मीडिया, लोकल मीडिया खासकर, उतना शुक्रगुजार हूँ कि जम्मू का नैरेटिव बिल्डअप करने में जो उनका योगदान रहा है वो किसी का योगदान नहीं रहा, वो नेशनल मीडिया का नहीं रहा। देखिए, कई बातें होती हैं मतलब जो कैमरे पे नहीं करी जाती, तो कई चीज़ें होती हैं पर्दे के पीछे, ठीक है ना। बट मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जम्मू के जो मीडिया है और ख़ासकर जो लोकल मीडिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने जो रोल प्ले किया है जम्मू का एक नैरेटिव सेट करने में, वो उसका कोई सानी नहीं है। मतलब मॉडर्न टाइम्स में उसका कोई सानी नहीं है। इवन नेशनल मीडिया उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेशनल मीडिया में तो जम्मू की ज़्यादा प्रेजेंस होती नहीं। जम्मू कश्मीर में जो भी चर्चा होती है उसमें सारे जो भागीदार होते हैं वो कश्मीर से होते हैं और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन यूजुअली बीजेपी का स्पोक्स पर्सन दिल्ली से करता है, जिसको जम्मू के बारे में कुछ पता नहीं होता। हैविंग सेड दैट, मैं तो ये इनफैक्ट आपको ये बोलूँगा कि क्यों ना आप ये पहल आप करो। आप जम्मू के सारे लीडर से मिलते रहते हैं, तो हमने जो बात कही हमने तो ऑन रिकॉर्ड कही है। हमारे प्रधान जी ने तो 24 जून को ये बात कही थी ऑल पार्टी मीटिंग में कि हमें विचारों की समानता में आने में, किसी के साथ भी आने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? अल्टीमेटली हम जम्मू का उत्थान चाहते हैं। 70 साल हो गए, 70 साल की गुलामी हो गई, अब कोई और आके हमारे पे राज करेगा, हमें किसी को मंजूर नहीं है। ये हमारे में कॉमन थ्रेड है सब में। आप कई नेताओं से बात करते हैं, ये आपको भी ये एहसास आता है कि यार ये कहीं ना कहीं कश्मीरी हेजमनिक लीडरशिप से सब दुखी हैं। बट हम इस विचार पे, आपने बहुत अच्छी बात की, इस विचार पे हम मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी योगदान की जरूरत है। पहल कर रहे हैं, हम तो आपको बोल रहे हैं कि पहल करिए, आप इन्विटेशन तैयार करिए, हम आगे समझेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, हम बहुत जल्दी इस पे आपसे दोबारा बात करेंगे। बट ये है कि आपका ये विचार जो है बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस खास बातचीत में हमारा हिस्सा बने। धन्यवाद। तो ये थे एकजुट जम्मू के जनरल सेक्रेटरी अश्विनी शर्मा जी, हमारे साथ सीधी बातचीत इनसे करिए। काफी सारे पहलू जो थे उन पे चर्चा रही है और मेन मुद्दा जो आप लोग हमेशा जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, डेली बेसिस एसपीओज, उनके ऊपर भी जो रोड मैप है और आने वाले दिनों में अगर बिगुल बजता है इलेक्शंस का, असेंबली इलेक्शंस अगर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर होती हैं तो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या चीज है और क्या हमारा मेन एजेंडा रहेगा, वो साफ तौर पर जो है इन्होंने पेश किया है हमारे सामने। अब समय बताएगा किस तरीके से ये जो कह रहे हैं वो वाकई उसमें खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, वो तो समय जो है वो बताएगा। लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं एक जो जम्मू के जनरल सेक्रेटरी के जो चीजें उन्होंने कही हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर करना कदे ना भूलिएगा। बाकी तो आप के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। लोगरा के साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।